कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है और वो रोते हुए अपने मैम के पास जाती है और कहती है कि मैम मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। तो उसकी मैम उसको दवा देती है, लेकिन दवा मिलने के बाद भी उस लड़की को आराम नहीं मिलता। तब उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता है, जाने दिया जाता है। जैसे ही घर जाती है बार बार दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। आखिरकार काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो माँ भी निकल के आती है और उसके ताऊजी का बेटा भी एक कमरे से निकल रहा था। लड़की ने जब ये दृश्य देखा तो इस बात को लेकर के उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही, शांत रही। लेकिन अगली बार उसने अपने माँ को अपने ही ताऊजी के बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तब उसने अपनी माँ से कहा कि ये तो शायद गलत है। और जैसे ही इस बात का उसके ताऊजी के बेटे को पता चलता है तब उसके भाई ने उसको बहुत डांटा, फटकारा और कहा कि भविष्य में तुमने इस बात को दोहराने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और इस बात को कभी अपनी जुबान पर लेकर के नहीं आती। लेकिन लड़की के ही सगे भाई को जब पता चलता है कि माँ का और ताऊजी के बेटे के साथ दोनों के आपत्तिजनक रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं, तो इस बात को लेकर के लड़का थोड़ा सहम जाता है, परेशान हो जाता है। ना तो वो माँ से कुछ कह पाता है और ना ही भैया से कुछ कह पाता है। लेकिन इस रिश्ते की गूंज ना केवल घर के अंदर थी बल्कि पूरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। और जैसे ही बाहर से बातें जब अंदर घर में लौट करके आती है तब उस लड़के ने अपनी ही माँ से इस रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश करी, अपनी माँ के कदमों पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश करी और यहीं से एक भयानक कत्ल हो जाता है। और जब इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है तो ये पता चलता है कि ना केवल ये कत्ल होता है बल्कि रिश्तों का भी कत्ल हो जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार का ही एक थाना लगता है कंखर। दरअसल बात कर रही हूँ 1 जनवरी 2024 के दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना मिलती है कि देवबैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर जाती है, उस शव को कब्जे में लेकर के सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कंकर थाने में सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आती है जो कि विधवा महिला होती है। उसने ही अपनी बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई हुई थी। उस महिला को बुलवाया जाता है, उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, क्या तुम देख करके बता सकती हो कि ये तुम्हारे बेटे की तो लाश नहीं है। महिला ने जैसे ही सूचना मिली वो रोते हुए, बिलखते हुए सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखती है और देखकर कहती है कि ये तो मेरा ही बेटा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसकी किसने हत्या करी। अब पुलिस के लिए भी यही सवाल था, उसके माँ के लिए भी यही सवाल था और उसके छोटी जो बहन होती है उसको भी यही सवाल था। और जहाँ जहाँ तक एक खबर फैल रही थी सभी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार इस 17 साल के लड़के की किसी से दुश्मनी हो सकती है, इसको किसने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, साथ ही गला दबाया गया है और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने माँ होती है संयुक्ता से पूछताछ करी जाती है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला था और क्यों निकला था, क्या बात है। तब उसने बताया कि जो मेरा जेठ जी का जो लड़का है जिसका नाम अमित कटियार होता है, वह 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकला था ताकि बाजार से कुछ खरीदारी कर सके। उन्हें कुछ कपड़े लेने थे और जूते लेने थे। और जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तो वो लड़का भी पास में ही होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ कहाँ गए। तब अमित कटियार पुलिस के साथ जाता है और साथ जाने के बाद उस दुकान पर भी लेकर के जाता है जहाँ से खरीदारी करी थी। जहाँ जहाँ वो रहे थे वहाँ वो पूरा दिखाता है पुलिस को। लेकिन पूरा दिखाने के बाद भी अब पुलिस
ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को लगता है कि प्रथम सस्पेंस कोई और नहीं बल्कि यही अमित कटियार है। पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो उसने तोते की तरह जो कहानी बताई उसको सुनने के बाद हर कोई भौचक्का रह जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी होते हैं जो वो खत्म हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। उसके चाचा जी नगर निगम में कर्मचारी होते हैं, उनकी एक नौकरी होती है। उनकी जगह उनके चाची को यानी कि संयोगिता को नौकरी लग जाती है और संयोगिता की जब नौकरी लग जाती है तो वो एक रविदास बस्ती होती है, वहीं पर चाची रहा करती थी और रविदास बस्ती के पास में ही उसकी जेठ जी का यानी कि अमित कटियार का भी अपना घर होता है। अमित कटियार का जब मन करता था तब वो अपने चाची के पास जाता था और एक दिन तारीफ करते करते चाची के वो कब नज़दीक आ गया उसको इस बात का पता ही नहीं चला और चाची भी उसके काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। जैसे ही दोनों नज़दीक आते हैं दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी जो लड़की होती है संयोगिता की बेटी, वो जब वो छोटी होती है तब उसकी नज़र पहुंच जाती है अपने माँ पर और उसके बेटी ने इस बात का एतराज़ करा। तब उस लड़के ने यानी कि अमित कटियार ने अपनी बहन को धमकाया और कहा कि भविष्य में अगर तुमने ये बात किसी से बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है लेकिन उस लड़के ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। उस लड़की ने अपने माँ को अपने आंखों से कई बार नहीं बल्कि बार बार अपने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था और वह चुपचाप रहती थी, सहमी रहती थी। लेकिन एक दिन इसके बड़े भैया को यानी कि जिसका नाम क्रिश होता है उसको पता चल जाता है कि ताऊजी के बेटे के साथ माँ के अवैध संबंध है। माँ विधवा हो चुकी थी और विधवा माँ को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है और उधर भतीजे को अपने चाची से प्यार हो जाता है। तो इस अनैतिक रिश्ते के बारे में आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है और ये कुछ वक्त बीतता है तो संयोगिता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक मिसलपुर में जगह है, वहाँ पर हम एक घर बनाते हैं और घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को ही दे देती है। घर बनकर पूरा तैयार हो जाता है और अमित कटियार और उसकी जो चाची होती है विधवा चाची, वो उस नए वाले मकान में मिलते थे और इससे किसी को एतराज भी नहीं होता था, इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर के नया साल मनाने की प्लानिंग कर रखी थी और जैसे ही इसके बेटे को ये बात पता चलती है तो इसके बेटे ने इस बात का एतराज़ किया और उसने कहा कि माँ बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगी। जैसे ही इस अमित कटियार को ये बात पता चलती है उसे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है। वो कहता है कि मैंने होटल भी बुक कराया है, हमें कहाँ कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग कर करके रखी है। इस क्रिश ने जो इसका भैया लगता है इसने सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। इसलिए उसने प्लान बनाया, अपने चाची से कहा कि मैं भैया को कुछ खरीदारी कराने के लिए लेकर के जा रहा हूँ बाजार। तभी वो उसे ज्वालापुर में लेकर के जाता है, वहाँ उसे जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है और कपड़े दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है मिसलपुर में वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहले से ही दो उसके साथी होते हैं, एक राहुल और एक विशाल। इन चारों बैठकर आराम से इत्मीनान से शराब पीते हैं और जब इस चारों को काफ़ी नशा हो जाता है तो राहुल और विशाल कहते हैं कि ज़्यादा रात भी हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कि राहुल विशाल तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन अब रहते हैं अमित और उसका जो छोटा भाई था क्रिश, जो कि चाची का बेटा होता है। और जब उसे लगता है कि ये हमारे ज़िंदगी में रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है और बार बार ये अपने मम्मी के कदमों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसने जब वो नशे की हालत में होता है तभी वो रस्सी उसके गले में डालता है और गले में डालने के बाद दबाने की कोशिश कर रहा था। तब वो रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और वह अपील करता है कि भैया तुम ऐसा मत करो, तुम नशे की हालत में हो। लेकिन वो नशे की हालत में था इसलिए विरोध भी नहीं कर सकता था और वो उसके रस्सी से गला दबाकर मौत कर देता है।
तभी अमित की लाश को लेकर के वो सीधा बैरागी में जो कैंप होता है उसके पास में जो गंगा किनारा होता है, ऊपर से फेंकने से पहले उसके सर पर वो कई भारी वस्तु यानी कि पत्थर उठा के उसके सर में मारता है और उसके लाश को वो खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे या पुलिस को जांच में ऐसा आए कि जैसे कि ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ये हादसा करने के बाद, जिसकी जो कत्ल करने के बाद, वहाँ से वो सीधा अपने चाची के पास आता है। लगभग रात के 1 बजे के आसपास चाची पूछती है कि क्रिश क्यों नहीं आया, तो वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वो जब चाहे तब आ सकता है। अब इसके बाद उसने चाची के साथ वो कई घंटे बिताता है, काफ़ी देर साथ रहता है, यहाँ से चला जाता है। फिर जब सुबह दिन निकलता है तब चाची अपने भतीजे से पूछती है कि क्रिश रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसे देखा है? तब ये चाची और भतीजे यानी कि भतीजा चाची के साथ मिल करके तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी अपनी चाची के मोहब्बत में, चाची के प्रेम में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल है तो उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरीके के अनैतिक रिश्तों को न तो समाज इजाज़त देता है और ना ही कानून इजाज़त देता है। और ऐसे रिश्तों की ये जो रिश्ते होते हैं ज़्यादा दिन चल नहीं पाते, और इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ। ये रिश्ते मुश्किल से मुश्किल 6 साल तक ही चल पाए। 6 साल तक ही दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे, आपस में अनैतिक रिश्ते में थे। और जब पता चला तो जमाने को जब पता चल जाता है और जमाना इस चाची पर भी और उसके भतीजे पर भी थू थू कर रहा है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।